हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम टाइम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। तो चलिए, आज हम आपसे क्वेश्चन से पहले कुछ आपको 3-4 शब्द ऐसे बताएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमारी ये जनरेशन है, जिस जनरेशन में हम हैं, क्या हुआ, हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे 4 शब्दों की कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भाई। ये पहला शब्द है, जैसे कि पहला शब्द है जनरेस बीटा, एक शब्द है जेन अल्फ़ा, तीसरा है जेन जी और फोर्थ है मिलेनियल्स। तो इनका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? अगर आपको ये कहीं दिख पेपर में क्वेश्चन बना के इनको लिखता है कि जेन रस बीटा क्या है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं, हम सोचेंगे क्या तो कंप्यूटर का कोई पार्ट है या कंप्यूटर की कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि ये सारे शब्द ऐसे लग रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो है जनरेशन इनमें सेट कर दी गई है कि इस ईयर से इतने ईयर्स के बीच के जो बच्चे पैदा हुए होंगे वो इसमें रखे जाएंगे। तो इनका जो है ईयर्स से संबंधित है। ये किससे? यानी कि हमारे वर्थ से संबंधित है। देखिएगा, जैसे ये नीचे से ऊपर चलते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले ये वाली आएगी। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ 1987, 1 जनवरी 1987 से 1996 तक जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो इस जनरेशन के अंदर आएंगे, इस मिलेनियल्स के अंदर आएंगे। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म है 88 का, सन 1988, तो वो किस में आएगा? उसे कहा जाएगा मिलेनियल्स, ठीक है, मिलेनियल्स, ठीक है, क्या कहा जाएगा? मिलेनियल्स। अब इससे ऊपर चलते हैं, जेन जी किसे कहेंगे? यहाँ 96 था, तो जो 96 के बाद आएगा 2010 तक, ठीक है। 2010 तक के बच्चों को क्या कहेंगे हम? जेन जी। जिन बच्चों ने 96 की 31 दिसंबर को भी जन्म लिया होगा तो वे किस में आएंगे? मिलेनियल्स में आएंगे। और जिस बच्चे ने 1997 1 जनवरी को जन्म लिया होगा तो वो किस में आएगा? जेन जी में आएगा। और 2010 तक के 31 दिसंबर तक। अब इसके बाद रखा गया है जेन अल्फ़ा। जेन अल्फ़ा क्या है? 2010 यहाँ है, तो 2011 से कहाँ तक? 2024 तक। कहाँ तक भाई? 2024 तक के बच्चों को किस में रखा जाएगा? जेन अल्फ़ा में रखा जाएगा। और अब आता है जेन रस बीटा। जेन रेस बीटा में कौन कहाँ से आएंगे? 2024 यहाँ आ चुका है बेटा, तो 2025 से कहाँ तक आएगा? 2039 तक के बच्चों को हम इसके बीच में रखेंगे। अब हमने सिर्फ सीधा सीधा लिख दिया है। अब बाई चांस आप ये भूल जाएं कि ये क्या है, तो इसमें हम आप इसकी लाइन लिख लीजिए। उस पीढ़ी को कहा जाएगा, लिखिएगा, उस पीढ़ी को कहा जाएगा जिसमें बच्चों का जन्म इतने से इतने के बीच होगा, ठीक है। या हम ही लिखें? देखिएगा, हम ही लिख देते हैं। उस पीढ़ी को कहा जाएगा जो सन 2025 से 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों को कहा जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने इसमें लिख दिया है। बाई चांस आप भूल जाएं कि ये क्या था, हो जाता है कि अब तो आप इस तरह लिख लेते लेकिन फिर आप भूल जाते, लेकिन हमने एक लाइन लिख दी कि उस पीढ़ी को कहा जाएगा जो सन 2025 से 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों को
कहा जाएगा या जन्म लेंगे। ऊपर पीढ़ी लिख रखा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, तक जन्म लेने वाले बच्चों को। ठीक है, अब ये अब आप इसको नहीं भूलेंगे कि ये क्या है, जनरेस बीटा, उसमें हमने आपको पूरा लिख दिया है, लिखवा दिया है। अब अगर जेन अल्फा आप नीचे पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ये जो है इसके बारे में बात चल रही है, यानी कि उस पीढ़ी के बारे में बात चल रही है कि जिन बच्चों ने 2011 से 2024 तक के बीच में जो जन्म लिया है जिन बच्चों ने, तो उनको हम किस शब्द से संबोधित करेंगे, जेन अल्फा शब्द से संबोधित करेंगे। चलेगा बेटा, इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए। आज बात करते हैं नदियों की। जैसे है केन और बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं? केन और बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है केन प्लस बेतवा किसकी या किस नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी है भाई? गंगा की, यमुना। किसकी सहायक नदियां हैं केन और बेतवा? यमुना नदी की। याद आया? आज हमने केन और बेतवा नदी का क्वेश्चन क्यों उठाया? क्योंकि ये देखिएगा, ये गलत हो गया है, यहाँ होना है, क्योंकि इनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, इनकी आधारशिला रखी गई है। इस वजह से हमने आपको केन और बेतवा के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। केन और बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। उसके बाद केन बेतवा लिंक की आधारशिला रखी गई है, यानी कि इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, इनकी आधारशिला रखते क्यों हैं, क्यों जोड़ते हैं इन्हें? पता है क्या होता है, क्यों मतलब इनको जोड़ा जाता है कि मान लीजिए केन में जल है, प्रवाहित हो रही है अच्छे से, उसमें पूरा जल चल रहा है, सपोज करिए बेतवा में नहीं है, तो इनको इनकी आधारशिला रख दी जाती है ताकि केन का जल जो है बेतवा को मिल सके या बेतवा का जल केन को मिल सके। ठीक है, इसलिए इनकी आधारशिला रखी जाती है, यानी कि इन्हें जो कहते हैं ना कि केन और बेतवा का लिंक बनाया जा रहा है, लिंक करा जा रहा है। लिंक का मतलब जोड़ने से होता है, जैसे रास्तों का होता है। अच्छा ये बताइए, अब यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? सबको पता है, गंगा का गंगोत्री और यमुना का यमुनोत्री। ठीक, लंबाई कितनी है भाई? लंबाई की भी बात करते हैं। 1384 किमी। ठीक है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, और इसके जो किनारे शहर बसे हुए हैं वो कौन से हैं? दिल्ली, आगरा, मथुरा इसके किनारे स्थित हैं। इसके किनारे जो नगर हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। किनारे स्थित शहर कौन से हैं? दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, और मथुरा। ठीक है, इनके बारे में बात होगी। इसकी और सहायक नदियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। यमुना की सहायक नदियां कौन सी है? शायद आपको दिख नहीं रहा है, 1 मिनट हम देख के आते हैं।
चंबल, हिंडन और केन और बेतवा, ये हमने आपको नोट करा दिया है। एक है सिंध, ससुर खेदरी, ये क्या है बेटा, ससुर खेदरी। और एक है रिंद, एक है रिंद, एक के बारे में और लिख लीजिए, शुरू में लिख देते हैं रिंद। रिंद, इनके बारे में नोट करिएगा। हमने आपको गंगा यमुना की बताई, लेकिन गंगा नदी की लंबाई नहीं बताई। गंगा की जो है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, आप सोचेंगे कि पता नहीं गंगा की नहीं बताई, पहले गंगा के बारे में बात चल रहे थे, अब गंगा की बताई ही नहीं है। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ जैसा भी लग रहा हो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, या क्वेश्चन कैसे हम आपके लिए ला रहे हैं, या किस तरह के हम क्वेश्चन लाएं, हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है बेटा, हाल ही में वाल्ड ईगल को किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? हाल ही में जो चिड़िया है, चिड़िया के उसमें ही आता है, पक्षी है कौन, ईगल, उसको किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? हाल ही में वर्ल्ड ईगल किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? क्या आपको इसका आंसर याद है बेटा? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने वर्ल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा चौथे नंबर का देश। ठीक है, और जो अमेरिका है, यूएसए है, इसके राष्ट्रपति कौन बनने जा रहे हैं? ट्रम्प। वो अभी शपथ ली नहीं है, अब कुछ दिन का अभी कार्यकाल और है, जो पहले राष्ट्रपति थे, तो अब वो शपथ लेंगे। शपथ कौन लेंगे? ट्रम्प जी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है ट्रम्प का? ट्रम्प, हमने ट्रम्प कर दिया, क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रम्प। राजधानी कहाँ है अमेरिका की? सबको पता है, वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? गुलाब है। कौन सा? देखा होगा आपने फिल्मों वगैरह में, टीवी में, फोन में, कि ये लोग एक दूसरे को गुलाब ही देते हैं, तो इनका राष्ट्रीय फूल भी कौन सा है? गुलाब है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय फूल गुलाब। और आपके देश का क्या है राष्ट्रीय फूल? बताइएगा कमेंट्स करके। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है?
आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी अंग्रेज हैं जब इनकी शादियां होती हैं तो ये देते हैं ना ऐसे करके, तो बस उसी से याद रखिए। उसमें क्या देते हैं, ये गुलाब के फूल देना पसंद करते हैं। उसमें ज़्यादातर क्या होता है, बुके में क्या होता है, गुलाब का फूल होता है। तो गुलाब जो है अमेरिका का राष्ट्रीय पुष्प है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में चर्चा में रहा कुक आइलैंड कहाँ स्थित है? कुक आइलैंड, कुक आइलैंड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बेटा? अगर पता है तो उसे रिवाइज करिए, और अगर नहीं पता है तो उसे 2-3 बार बोलिएगा। अगर याद है तो रिवाइज करिएगा, और अगर याद नहीं है तो उसको 2-3 बार आंसर को देख के बोलिएगा। यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या है, कुक आइलैंड है। कौन सा? कुक आइलैंड। दक्षिणी प्रशांत महासागर जो है 15 द्वीपों का समूह है। 15 द्वीपों का समूह है। ठीक है, 15 द्वीपों का समूह है। जेम्स कुक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया को खोजा। जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया को खोजा था। जेम्स कुक 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की। या को कर दो सीधा, ऑस्ट्रेलिया को खोजा। किसने खोजा बेटा? ऑस्ट्रेलिया को किसने खोजा? 1770 में जेम्स कुक ने खोजा। ठीक है। उत्तरी न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी न्यूजीलैंड में कुक जल संधि पाई जाती है। कौन सी? कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच कुक जल संधि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा कुक जल संधि? उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड के मध्य में। और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कुक है। लिख लीजिए, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, इधर से ही लिखते हैं हम, लिखा नहीं जाता है फिर। देखिएगा, न्यूजीलैंड की, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऊपर ही लिखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है बेटा? इसका नाम माउंट कुक। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है बेटा? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, नोट करिए। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय मानक समय और तारीख को सटीक रूप से बनाने के लिए एक सूर्य घड़ी का निर्माण किया गया है? किसके द्वारा भारतीय मानक समय और तारीख, हाल ही में भारतीय मानक समय और तारीख को सटीक रूप से बनाने के लिए एक सूर्य घड़ी का निर्माण किया गया है। सूर्य घड़ी का निर्माण किया गया है। कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय मानक समय और तारीख को सटीक रूप से बनाने के लिए एक सूर्य घड़ी का निर्माण किया गया है। तो ये किसने किया है? ये किया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। किसके द्वारा हुआ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद करिएगा। अच्छा, ये बताइए भारत की मानक रेखा क्या है? भारत की समय मानक रेखा भारतीय मानक समय रेखा क्या है? कौन सी है? 82.5 डिग्री। आपको सबको पता है इस बात का। और HMT जो GMT है, जो ग्रीनविच रेखा है, उससे कितना आगे चलता है हमारे यहाँ का समय? 5.5 घंटे। पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर चलती है, यानी कि एक चक्कर पूरा करती है। और 1 घंटे में पृथ्वी कितना चलती है? 15 डिग्री देशांतर चलती है। अच्छा, ये बताइए, जो ये है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी स्थापना। और ये है कहाँ पर? स्थान त्रिबंधपुरम। कहाँ पर? त्रिबंधपुरम में। उपाला पांडु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपाला पांडु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उपाला पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि उपाला पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में है?
आंध्र प्रदेश किस में है? आंध्र प्रदेश में। नोट करिएगा। अच्छा ये बताइए, राज्य का पता चल गया, जिले का भी बात कर लेते हैं। किस जिले में पड़ेगा? गुंटूर जिला, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश है, इसने अपनी राजधानी कहाँ घोषित करी है? हमने आपको कई बार बता दिया, अमरावती, ठीक है। और एक नई बात ये भी है, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि अमरावती में ही 25वां हाई कोर्ट बनेगा। ठीक है। चलिए कुछ अब दिवस के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ डेट याद करते हैं। दिसंबर मंथ की कुछ डेट याद करेंगे, जैसे कि 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 23 दिसंबर, इनके बारे में बात करते हैं। पच्चीस दिसंबर, 26 दिसंबर। क्या आपको ये डेट याद है? अच्छा, एक यहाँ रह गई है 24 और एक यहाँ है 10, इनके बारे में भी बात करेंगे। देखिएगा, ये है 4 दिसंबर, यहाँ करेंगे हम 10 दिसंबर की बात, फिर करेंगे 24 की, फिर 25 और फिर नीचे करेंगे 26 के बाद। तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। और 3 को क्या मनाया जाता है? विकलांग दिवस। और 4 को नौसेना दिवस मनाया जाता है। विकलांग दिवस। 4 को क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस। ये हम आपको पहले भी करा चुके हैं। अब आता है हमारा 10 दिसंबर, उसको हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 23 में क्या मनाते हैं हम? किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती को, क्योंकि वो क्या थे? एक राष्ट्रीय नेता थे। किसान दिवस। क्यों गलत हो रहा है भाई? अरे अरे अरे, सारा ही गलत लिख दिया है हमने, दिवस हो गया भाई। दोबारा लिखते हैं, किसान दिवस के रूप में, ठीक है। अब आता है 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? और 25 को और 26 को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 25 को सुशासन दिवस।
किसके बर्थडे पर? ये अभी आया था, आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन, ठीक है ना। और 26 को हम क्या बनाते हैं? वीर बाल दिवस। क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस के रूप में हम इन्हें मनाते हैं, ठीक है। आप इन्हें नोट करिए। वीर बाल दिवस। चलिएगा, दिसंबर की कुछ डेट हमने आपको लिखवा दी हैं। ऐसे ही उनको हर एक एक मंथ की कुछ कुछ खास खास डेटें हम आपको लिखवाया करेंगे, जो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है हाल ही में, तो उसका वो काफ़ी चर्चा में रहा है। उसका नाम है किलाउआ ज्वालामुखी। तो ये किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? इस ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है, याद रखिएगा। ये किस देश में है? चलिए बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी, कौन सा? किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी कहाँ सॉरी माफ करिएगा, स्थित है? तबीयत ठीक नहीं चल रही है हमारी। कौन से देश में है ये ज्वालामुखी? अमेरिका में है, और इसमें अभी विस्फोट हुआ है हाल ही में, तो इसे याद रखिएगा। चलिएगा, तो आज रखते हैं अपनी क्लास को यहीं तक, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है और काफ़ी परेशानी हो रही है हमें। बैक पेन ज़्यादा है, कोल्ड हो रखा है थोड़ा। कोल्ड तो इतना नहीं है, लेकिन हमारे बैक पेन ज़्यादा है, फीवर हो रखा था। अब इसलिए बस लेटा भी नहीं जाता है पूरे दिन, तो सोचा ज़्यादा ना चाहे थोड़ा ज़रूर हम आपको क्वेश्चन हमें भी, हम जब आपको पढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें समय का पता ही नहीं चलता है। बस क्या है कि थोड़ा टाइम हमें इसलिए ज़्यादा लगता जा रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन या इस पर हाथ से लिखने होते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी ही कुछ आगे अच्छा होगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा मुझे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देखते हैं, उतना ही जल्दी मैं आपको लाइव आकर पढ़ाना शुरू करूँगी, क्योंकि जैसे ही आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा जो है, मेरे चैनल पर जो है लाइव का ऑप्शन आ जाएगा और मैं आपको फिर लाइव क्लासेस दूंगी, जिसमें आपको मैं CDP और ज्योग्राफी की क्लासेस दूंगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देख के करिए और कमेंट्स भी ज़रूर लिखा करिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।